हाय गाइस, वेरी वेलकम आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और ठीक ही रहिएगा, क्योंकि आप ठीक रहोगे तभी हम ठीक रहेंगे। तो दोस्तों, कल का टॉपिक था हमारा श्वसन तंत्र, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो उस टॉपिक से कुछ फैक्ट हमारे रह गए थे, जो कि हम आज की वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों, जो फैक्ट हमारे रह गए थे वो आज की वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। और जिसने हमारी कल की वीडियो नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे उसकी लिंक दी गई है, तो वहाँ से वीडियो को देखें, तब आज की वीडियो को देखें। क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आज की वीडियो को देखेंगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और बेहतर तरीके से अच्छे समझ में आएगा। तो देख लीजिए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एक फैक्ट जो कल की वीडियो में नहीं करा पाए, वो एक एक फैक्ट क्रम बाई क्रम आपको करा दूंगा। तो कल का टॉपिक था हमारा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। तो देखिए, आज की वीडियो में बस ओनली फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर क्रियाएं और ये तो मैंने कल की वीडियो में आपको बता दी थी। चलिए, तो हम बताएंगे आपको फेफड़ों में गैसों का विनिमय किस प्रकार होता है। फेफड़ों में गैसों का विनिमय थोड़ा से हम डाल देते हैं। तो हम बता रहे थे आपको फेफड़ों में गैसों का विनिमय। अब देखिए किस प्रकार होता है। जैसे कि इससे जो गैसें होती है, यानी कि ऑक्सीजन होती है, वायु होती है, उससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे और किस प्रकार आपके जो फैक्ट बनते हैं श्वसन तंत्र से, वो आपको बताऊंगा। देखिए, एक पहला फैक्ट बनता है हमारा, वो ये इस प्रकार बनता है कि जो मनुष्य होता है उसकी जो फेफड़ों में जो वायु की क्षमता होती है वो कितनी होती है। यानी एक स्वस्थ मनुष्य के फेफड़ों में वायु की क्षमता तो एक स्वस्थ मनुष्य के फेफड़ों में वायु की क्षमता होती है 5800 ml, जो कि मैंने आपको लिखा दिया है। अब देखिए, क्षमता का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि उसमें कितनी वायु आ जा सकती है फेफड़ों में। चलिए देखते हैं। अगला फैक्ट बनता है क्या है, आपने देखा होगा जो शांत वातावरण में उसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। कहने का मतलब ये है, जो शांत वातावरण में जो हमारे फेफड़ों में वायु भरती है और निकलती है, उस वायु को हम प्रवाही वायु कहते हैं। शांत वातावरण में, तो ये हमारा फैक्ट है, ये अगला फैक्ट है। शांत वातावरण में जो वायु फेफड़ों में भरती है या निकलती है तो उस वायु को कहते हैं प्रवाही वायु। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रवाही वायु होती है उसकी क्षमता मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं उसमें कितनी होती है। यानी कि मनुष्य के फेफड़ों में प्रवाही वायु की क्षमता, वायु क्षमता
होती है 500 ml। 500 ml देखिए। तो देखिए मैंने आपको ये दो तीन फैक्ट थे, मैंने आपको बता दिए। देखो कल मैंने आपको बताया था जो मनुष्य सांस लेता है तो उसके दौरान वह 250 ml ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और जो सांस छोड़ता है तो उसके दौरान वह 230 कार्बन डाइऑक्साइड 230 ml कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, देखो कल मैंने आपको बताया था ml में, लेकिन आज मैं बताऊंगा प्रतिशत में। प्रतिशत में किस प्रकार पूछा जाता है। तो देखिए जब हम सांस लेते हैं उस क्रिया को कहते हैं अंत श्वास, अंत श्वास, और छोड़ने वाली क्रिया को कहते हैं उच्छ्वास। तो देखिए इससे एक फैक्ट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि जो गैस वातावरण में जितने प्रतिशत होती है उतने ही प्रतिशत मनुष्य श्वसन के दौरान ग्रहण करता है, लेकिन जब वापसी में यानी ग्रहण करता है तो उतनी ग्रहण करता है जितने की जो गैस हमारी प्रकृति यानी वातावरण में होती है, उपस्थित होती है, लेकिन छोड़ने के दौरान उसमें बदलाव आ जाता है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। देखो नाइट्रोजन 78% प्रकृति में पाई जाती है, तो 78% ही मनुष्य श्वसन के दौरान ग्रहण करता है। देखिए एक होती है हमारी नाइट्रोजन N2, एक होती है हमारी O2 यानी ऑक्सीजन, और तीसरी होती है हमारी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हमारे जो वातावरण में पाई जाती है 78% पाई जाती है, और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.03% पाई जाती है। इतने ही प्रतिशत मनुष्य अपने श्वसन के दौरान ग्रहण करता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मान लो मनुष्य 100% यानी 100 ग्राम वायु ग्रहण करता है, एक एग्जाम्पल मान लो 100 ग्राम वायु ग्रहण करता है, ठीक है। तो उसमें क्या जो नाइट्रोजन होती है वातावरण में 78% पाई जाती है, तो मनुष्य 78% ही उसमें नाइट्रोजन होगी। ऐसे ही इस जो 100 ml जो भी मनुष्य ग्रहण कर रहा है उसमें 78% नाइट्रोजन होगी, तो उसमें 21% हमारी ऑक्सीजन होगी, और उसमें हमारी 0.03% हमारी CO2 होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, उससे मतलब नहीं है कि आप ये सोचें कि भाई जो प्रकृति में 78% पाया जाता है तो 78% मनुष्य कैसे ग्रहण करता है, ऐसा नहीं है। माना मनुष्य 100 ml ग्रहण करता है तो 100 ml में 78% हमारी नाइट्रोजन होगी। तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूं, लेकिन छोड़ने में इसमें बदलाव आ जाता है। जैसे कि 78% ग्रहण करता है तो 78% ही छोड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन छोड़ता है तो वह छोड़ता है 16% यानी 16%, और ये छोड़ता है 4.5%। तो ये आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा कि कितने प्रतिशत मनुष्य श्वास के दौरान ग्रहण करता है और कितने प्रतिशत छोड़ता है। चलिए ये समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि श्वसन की जो दर होती है, मैंने आपको बताया था कि मनुष्य कितने, सामान्य मनुष्य की दर कितनी होती है, नवजात शिशु की दर कितनी होती है, तो उस दर को मापने वाला वो यंत्र होता है, यानी श्वसन दर को मापने वाला यंत्र। श्वसन दर की गणना कौन सा यंत्र करता है? हमारा करता है स्पाइरोगायरा, नहीं स्पाइरोमीटर, स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर एक यंत्र होता है जो कि हमारी श्वास की जो दर होती है उसकी गणना करता है। चलिए मैंने आपको ये कुछ फैक्ट बता दिए, और कुछ अगले फैक्ट होते हैं जिन्हें मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगला फैक्ट क्या बनता है, जो रुधिर होता है, रुधिर व ऊतकों में गैसीय संवहन या परिवहन किस प्रकार होता है? रुधिर व ऊतकों में गैसीय संवहन, या एक तरह से कैसे कह सकते हो परिवहन, दोनों का मतलब सेम होता है। इस जगह दोनों का मतलब सेम है। अब देखिए
रुधिर, रुधिर यानी कि ब्लड, खून, वही एक ही बात है। उसमें गैसीय परिवहन, देखिए ज़्यादातर तो गैसें उसमें नहीं होती, लेकिन एक गैस उसके साथ परिवहन करती है, वो गैस होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का संवहन बताएंगे हम आपको, ऑक्सीजन का संवहन देखिए किस प्रकार होता है। आपने देखा होगा ऑक्सीजन का संवहन किस में बता रहे हैं हम, ब्लड यानी कि रुधिर में। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रुधिर होता है जिसमें एक विटामिन पाया जाता है, जो कि आपको पता हो नहीं पता हो मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। उस विटामिन का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जिसके कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करता है हमारा ऑक्सीजन, तब यह कहलाता है दोनों ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब मैं आपसे इससे जुड़े हुए फैक्ट आपको बता दूं। देखो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वह रक्त में लाल रंग देता है, रंग लाल देता है किसमें, रुधिर में। यानी कि जो रुधिर का रंग लाल होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और जो हीमोग्लोबिन होता है उसके कारण बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग। अब देखिए इनमें थोड़ा सा डाउट है, मैं आपको वो क्लियर करा देता हूं आपकी जानकारी के लिए। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रुधिर का रंग लाल किसके कारण होता है, तो उसमें ऑप्शन दिया होगा हीमोग्लोबिन, लेकिन वही ऑप्शन सही होगा। अब बताओ आपके मन में कंफ्यूज होगा कि यहाँ मैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बता रहा हूँ और उसके लिए कह रहा हूँ मैं हीमोग्लोबिन। तो देखिए उसके लिए क्या है, क्या हम ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करने का मतलब है हम अपने आप से, यानी अपने आप में स्वयं से ऑक्सीजन को अलग करना। जब हम अपने आप से ऑक्सीजन को अलग कर देंगे तो क्या हम सांस ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, तो वो तो मरने के बाद ही संभव है। जीते जी ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करना कभी संभव नहीं है। वो तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने के बाद बताया है कि हीमोग्लोबिन बैंगनी रंग देता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन लाल रंग देता है, लेकिन किताबी बातें सही है। किताब के अनुसार हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, क्योंकि हम हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से अलग नहीं कर सकते। तो आपका जो आंसर होगा वो हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। तो अच्छा मैंने आपको ये समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो रुधिर में कितनी पाई जाती है, और उससे अधिक होने पर क्या रोग होता है और कमी होने पर क्या रोग होता है। देखिए तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ हीमोग्लोबिन। तो देखिए एक सामान्य पुरुष में बता देता हूँ मैं आपको। सामान्य पुरुष में, सामान्य पुरुष में हीमोग्लोबिन मात्रा 50 ± 2 ग्राम प्रति 100 ml। इसका मतलब आपको समझना है कि 100 ml रुधिर में 15 ± 2 ग्राम mg। अब देखिए या तो हो सकता है 15 और 2 17 ग्राम प्रति 100 ml, या फिर हो सकता है 15 - 2 यानी कि 13 ग्राम प्रति 100 ml, यानी 13 से और 15 के बीच में आ जाती है। अब देखिए अब मैं आपको बताता हूँ महिला में। तो महिला में कितना पाया जाता है, महिला में पाया जाता है 13 ± 2 ग्राम mg प्रति 100 ml। अब देखिए अब मैं आपको बताता हूँ नवजात शिशु में कितना पाया जाता है। नवजात शिशु में, तो नवजात शिशु में पाया जाता है हमारा 16 ± 2 ग्राम प्रति 100 ml। अब देखिए जो कि मैंने आपको ये भी आपको बता दिया कि जो गणना होती है हमारी वो बता दिया। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा इतने इनसे भी कम हो जाए तो उसकी कमी से रोग होता है हमारा एनीमिया। अगर एनीमिया, और एनीमिया आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एनीमिया जो रोग होता है वो लोहे यानी कि आयरन की कमी से भी होता है। तो इसकी कमी यानी इधर लिखा देता हूं मैं, कमी से कम होने पर कौन सा रोग होता है, एनीमिया। एनीमिया रोग होता है।
तो मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जो हीमोग्लोबिन होता है वो सर्वाधिक किस गैस के साथ क्रिया करता है? हीमोग्लोबिन सर्वाधिक किस गैस के साथ क्रिया करता है? क्रिया करता है। तो सर्वाधिक करता है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए मैं आपको एक सर्वाधिक ही नहीं बल्कि इसका एक क्रम बता देता हूं। देखो सर्वाधिक करता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद करता है वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे भी कम करता है वो ऑक्सीजन यानी O2। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, और इसे आगे बताने के लिए मैं आपको इसे साफ करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने आपको काफी सारे फैक्ट बता दिए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको ये बता दिया कि हीमोग्लोबिन होता है वो सर्वाधिक किस गैस के साथ क्रिया करता है, ये मैंने आपको बता दिया। वो सर्वाधिक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ क्रिया करता है, उससे कम वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया करता है, उससे भी कम फिर वो ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 100 ml रुधिर में हीमोग्लोबिन कितने ml ऑक्सीजन को बांधता है। ये भी हमारे फैक्ट हैं। 100 ml रुधिर में हीमोग्लोबिन कितने ml ऑक्सीजन को बांधता है, ऑक्सीजन यानी O2 बांधता है। बांधता है या कह सकते हो, या फिर चिपकाता है, या मतलब एक ही मतलब है, या तो ऐसे ही वो चिपक जाता है या फिर कह सकते हो बन जाता है। बांधता है तो वो बांधता है 20 ml को, यानी 100 ml रुधिर में हीमोग्लोबिन 20 ml ऑक्सीजन को बांधता है। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर ग्राम में पूछा जाए, यानी कि 1 ग्राम रुधिर में हीमोग्लोबिन कितने ml ऑक्सीजन को बांधता है, तो आपको बता देता हूँ 1.34 ml। अब देखो मैंने ग्राम में बता दिया और आपको ml में बता दिया। अब क्वेश्चन बनता है हमारा, अगला फैक्ट बनता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो सर्वाधिक हमारे शरीर में किस रूप में उपस्थित होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर में सर्वाधिक किस रूप में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है बाइकार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट। तो आप ये नोट कर सकते हो। देखिए अब मैंने कल आपको क्या हुआ था, कुछ प्रक्रियाएं बताई थी बाहरी शोषण और अंत शोषण के अंतर्गत होने वाली। तो देखिए उनमें से एक प्रक्रिया बताई थी मैंने आपको, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया। लाइसिस प्रक्रिया। पहले तो देखो मैंने जब आपको माइटोकॉन्ड्रिया प्रक्रिया बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि यह प्रक्रिया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, एक क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया बताई थी। देखो ये प्रक्रिया कहाँ पे पूरी होती है, तो ये कोशिका द्रव में पूरी होती है। इससे क्वेश्चन ये बनता है, और एक क्वेश्चन ये बनता है, इसमें ग्लूकोज के
एक अणु में 8 एटीपी होते हैं, 8 एटीपी होते हैं। अच्छा, इससे यही क्वेश्चन बनता है। अगला बता देता हूं मैं आपको, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया। क्रेब्स चक्र प्रक्रिया, देखिए इतना तो मैंने आपको कल ही बता दिया कि यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टल में पूरी होती है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। इसमें ग्लूकोज का एक अणु में 36 एटीपी होते हैं। देखिए अब आपको एटीपी समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ एटीपी क्या होती है कि ऊर्जा की एक यूनिट इकाई होती है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस या फिर क्रेब्स चक्र प्रक्रिया जो कि कंप्लीट पूरी होती हैं, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती हैं, तो उनकी जो ऊर्जा की यूनिट होती है ना, वो एटीपी के रूप में प्राप्त की जाती है। अच्छा, अब मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ जो फेफड़े होते हैं हमारे, उनको प्रभावित करने वाले रोग कि कौन कौन से रोग हमारे इन्हें प्रभावित करते हैं। फेफड़ों को प्रभावित करने वाले रोग, करने वाले रोग, देखिए एक होता है हमारा निमोनिया। इनके वायरस या फिर जीवाणु भी बता सकता हूं मैं, लेकिन वो सब मैं आपको जिस दिन मैं आपको रोग पढ़ाऊंगा उसी दिन बताऊंगा। हालांकि ये जीवाणु से होता है। और एक होता है हमारा जुकाम खांसी, आज के टाइम में बहुत ही स्कोप चल रहा है इनका, आप समझ रहे होंगे। और एक होता हमारा जुकाम खांसी हो गया, और एक होता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। तो ये 4 रोग होते हैं। एक और होता है हमारा ब्रोंकाइटिस। इस रोग के बारे में आपने पता नहीं सुना भी है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी श्वास नली होती है उसमें जो सूजन आ जाती है ना, उस रोग को कहते हैं ब्रोंकाइटिस। इसमें श्वास नली में सूजन आ जाती है। चलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हाँ एक फैक्ट और याद आ गया मुझे कि जो आपने सुना होगा कैंसर सुना होगा, तो कैंसर जो फेफड़ों में होता है वो कौन से फेफड़ों में होता है। देखिए अधिकतर, यहाँ पे लिखा देता हूँ मैं आपको, अधिकतर कैंसर दाहिने फेफड़े में होता है। फेफड़े में होता है। चलिए आज की वीडियो में हमने श्वसन तंत्र से आने वाले सभी फैक्ट करा दिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते थे वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में देखते हैं कौन सा हमारा नया टॉपिक आता है, तो कौन सा हम नया टॉपिक कराते हैं आपको। तो आज की इस वीडियो में हमने श्वसन तंत्र कंप्लीट करा दिया। तो चलिए दोस्तों अब विदा लेते हैं हम। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, और नया चैनल है हमारा, फिर से स्टार्ट किया है इसे हमने, तो थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए, इससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।